सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। जैसा कि बच्चे हमने बोला था, हम एक सीरीज़ ले आएंगे, हम एक प्लेलिस्ट चलाएंगे, उसमें हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे होंगे। उस सीरीज़ का नाम होगा फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैं यूनिट फर्स्ट को टच कर रहा हूँ और इसका लेक्चर फर्स्ट है। मेक श्योर करो कि आप अपनी कॉपी पेन खोल के बैठे हो और ये वीडियो फिर देख रहे हो। ठीक है सर, ये आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये है पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। बच्चे, कोई भी जब कोर्स डिज़ाइन किया जाता है तो आपको बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस की हैं कि आप बेसिक पढ़ रहे हो। सो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे, अगर हम फार्मेसी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि फार्मेसी है क्या, मतलब चल क्या रहा है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो फार्मेसी में होता क्या है, ऐसा समझो कि फार्मेसी एक ब्रांच है किसकी? हेल्थ केयर की। हाँ सर, मैंने आपको पहले ही बताया था, ना केवल डॉक्टर्स, ना केवल नर्स, स्टाफ नर्स, यही हेल्थ केयर हीरोज़ नहीं है, हम भी हेल्थ केयर हीरोज़ हैं। इसमें आगे बात करते हैं जो क्या इन्वॉल्व करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्या डिस्पेंस, प्रिपेयर और डिस्पेंस करते हैं किसकी? मेडिसिन की। बच्चे, बिना मेडिसिन के हेल्थ केयर अज्यूम ही नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा अजम्पशन ही नहीं है कि बिना मेडिसिन के दवाइयाँ हो पाएँ। समझ रहे हो आप? हाँ, इस प्रोफेशन को, और ये हम इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं कि जो दवाइयाँ हैं उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम ही बच्चों में से कोई उठ के ड्रग इंस्पेक्टर बनता है और वो सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को चेक करता है। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि फार्मेसी क्या है? फार्मेसी ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर है। क्या इन्वॉल्व करती है? डिस्पेंस करती है और जो पेशेंट केयर होता है उसको इंश्योर करती है। हाँ सर, ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे बताओ। फार्मेसी इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डिस्कवरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग। बच्चे, जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं, पैरासीटामॉल भी किसी एक फार्मासिस्ट ने ही डिस्कवर की होगी, वो हमारा काम है। वो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कॉपी पेन खोल के बैठो। ये सारी नोट्स तो आप एज इट इज़ कॉपी मत करो, लेकिन जो आपको मेन पॉइंट लगे वो ज़रूर कॉपी करो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप एक बार देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में और समझ में आता है कि इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे सर। अब हम फार्मेसी के इंट्रोडक्शन में हम तो एडमिशन तो ले चुके हैं, लेकिन अब आपने बताओ कि इंट्रोडक्शन में, और जैसे फार्मेसी का भी हमने डेफिनेशंस देख ली, आगे बात करते हैं। आगे ये है कि डिस्कवरी ऑफ, भैया यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, डिस्कवरी ऑफ एनी ड्रग्स इन्वॉल्व्स क्लिनिकल ट्रायल एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी एंड सेफ्टी। बच्चे, एक चीज़ आपको क्लियर हो, आप फार्मासिस्ट हो, आप रिसर्च कर रहे हो, साइंटिस्ट हो, आप बोलोगे कि ले जाके एक दवाई बता रहे हो कि ये बुखार कम करती है, एंटीपायरेटिक है। सर, जो अथॉरिटी बैठी है वो नहीं मानेगी, वो कहेगी आप प्योर डाटा लाओ क्लिनिकल ट्रायल के, मतलब जानवरों पे आप पहले उसको वो करो, फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं वो सारी चीज़ के स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप पहले हमें इंश्योर करो, उसके बाद हम मानेंगे कि आप अपनी दवाइयाँ जो है उसको डिस्कवर कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। फादर ऑफ फार्मेसी यहाँ पे खैर लिखा हुआ है, मैं उसको और एक कलर से हाईलाइट करता हूँ। बच्चे, जो फादर ऑफ फार्मेसी, जैसे अपन फार्मेसी पढ़ रहे हैं, हाँ सर हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं, फार्मेसी के जो फादर हैं वो प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ सर हैं। इनको और शॉर्ट में ML श्रॉफ कहते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया कि सर का नाम है ML श्रॉफ सर, और 1932 में सर ML श्रॉफ सर ने क्या किया था? फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज, ये तो सबको पता होगा ना, BHU कहाँ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहला कोर्स इन्हें रन कराया था। सबसे बेटे बात करते हैं कि PCI क्या होती है। ये तो समझ में आ गया कि कोर्स क्या है, फार्मेसी क्या है, फार्मेसी के फादर कौन है, मदर कौन है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। हाँ सर, समझ में आ गई। अब आगे बताओ कि PCI क्या है, मतलब कौन ऐसी एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है। बच्चे, जैसे हमने 12th पास किया तो एक जब नोटिस आती थी तो नोटिस कौन भेजता था? CBSE बोर्ड भेजता था, या तो आपका ICSE बोर्ड भेजता था, या तो आपके स्टेट बोर्ड जो होते थे वहाँ से एक नोटिस, वो रेगुलेटरी बॉडी थी जो आपको रेगुलेट करती थी। हाँ जी सर, यहाँ फार्मेसी में कौन करेगा? वो है PCI। PCI को अपन फुल फॉर्म इसको कहते हैं फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी चीज़ है सर, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया।
बेटा ये लिखते जाना, जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा तो मैं रहा ही हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में ज़रूर इसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है सर, कर रहे हैं। PCI स्टैंड्स फॉर फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। इट इज़ अ अथॉरिटी विच रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन, द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। सर जितने भी कॉलेजेस हैं, आप अपने कॉलेज में जाके देखोगे, जो उनके लेटर पैड होंगे, जो उनके बोर्ड्स होंगे, उसमें लिखा होगा एफिलेटेड विद PCI। PCI से अप्रूवल उनको मिल जाता है। तो अप्रूवल कॉलेजेस का लेना बहुत ज़रूरी है, तभी वो फार्मेसी के एजुकेशन को रन करा सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, PCI बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस्टेब्लिश इन 1948। इसको याद करने की ट्रिक, कुछ मैं ट्रिक का काम बताऊंगा, कुछ में बताऊंगा कि ट्रिक से याद कर पाओ आप, और कुछ में ऐसा बता दूंगा कि आप समझ जाओ कि आपको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब आप बताओ यहाँ पे कि 1948 में, बच्चे एक चीज़ याद करो कि हमारे देश को आज़ादी कब मिली? 1947 में मिली। बस हाँ, एक साल और बढ़ा के 1948 कर लेना, उसमें याद कर लेना PCI। सर ये तो जीवन पर्यंत के लिए याद करा दिया आपने कि PCI कैसे डिस्कवर हुई। ये तो कब डिस्कवर हुई? 1948 में। हाँ जी सर, समझ में आ गया कि यहाँ हमको आज़ादी मिली थी और 1948 में PCI आ गई थी, फिर उसके बाद फार्मेसी चलने लगा था। सो इस्टेब्लिश इन 1948 टू ओवरसी द प्रोफेशन एंड इंश्योर स्टैंडर्ड इन फार्मेसी एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। बच्चे जब PCI आई 1948 में, उसका आना ही इसलिए हुआ था कि वो फार्मेसी एजुकेशन को रन करा पाए और सेफ्टी इंश्योर करा पाए, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है, उसको इंश्योर करा पाए। ये सारी जिम्मेदारी PCI की होती है। PCI के फर्दर मेंबर्स होते हैं, वो आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ोगे फार्मेसी एक्ट के दौरान। हाँ जी सर, समझ में आ गया। आगे बता दो। एक बच्चे, जैसा कि हर चीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ये आपको एज इट इज़ अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे जो PCI की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.pci.nic.in। सर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बताओ आप। देखो, जैसा मैंने बताया कि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्या करती है बच्चे? मैंने आपको बताया कि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एजुकेशन रन कराती है, मतलब फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट कराती है, उसकी सारी चीज़ें वो देखती है। हाँ सर, ये समझ में आ गया। सो कौन कौन से कोर्स है जो ऑफर करती है? कौन? फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, PCI कौन कौन से कोर्स अभी ऑफर करती है? बच्चे जिसकी बात हम सबसे पहले करेंगे वो है B फार्मा, ये है D फार्मा। हम और आप यही कर रहे हैं। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया कि हम B फार्मा कर रहे हैं, जो कि PCI द्वारा एक एफिलेटेड कोर्स है। PCI ने हमें ऑफर किया है, इस वजह से हम कर रहे हैं। दूसरा है D फार्मा, 2 साल का कोर्स है। समझ में आ गया सर? ये है फार्म D, ये भी काफ़ी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ये 5 से 6 साल का कोर्स है। 2 साल का कोर्स ये है। बच्चे सीक्वेंस, जैसे स्टेयर्स होती है ना, स्टेयर्स में आप चढ़ते 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 छत पे चढ़ जाते हो, वैसा ही यहाँ पे होता है। सबसे पहले हम अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे छोटी डिग्री है इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल की होती है, और उसके बाद आप एक फार्मेसी रन करने के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हो और यू आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर आप D फार्मा कर लेते हो। हाँ जी सर, समझ में आ गया। ये डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद फिर आता है बैचलर, डिप्लोमा, बैचलर और PG कोर्स होते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। ये है मास्टर्स की बात इस पे करेंगे। ये है बैचलर्स में बी फार्मा मतलब बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। इसमें क्या होता है बेटा, 4 साल का कोर्स होता है और उसके बाद हम अपनी इंडस्ट्री खोलने के काबिल हो जाते हैं, अपनी मार्केटिंग मतलब आप अपनी फार्मेसी रन कर सकते हो और आप जो भी करना चाहते हो फार्मेसी के फील्ड में वो उसके बाद आप एफिलेटेड हो जाते हो। एम फार्मा की बात करते हैं। एम फार्मा एक PG कोर्स है। PG कोर्स में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है। सर जैसे कि हम 9th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे थे, लेकिन फिर 12th 11th में हमें बताया गया कि आपको बायो, मैथ, आर्ट्स और इन सब में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मतलब आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हो और उसमें अपने स्पेशलाइजेशन को आगे बढ़ाते हो। बच्चे उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सुटिक्स होता है, कोलॉजी होता है, कोग्नोसी होता है,
ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अपनी फर्दर एक्सपर्टीज़ को आगे कर सकते हो, और इसके बाद अगर आपको HOD डायरेक्टर बनना है तो आप PhD कर सकते हो। हाँ सर, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि फार्मेसी हमें 4 कोर्स ऑफर करता है, B फार्मा, D फार्मा, फार्म डी, M फार्म। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई बच्चे। ये आपके जानकारी के लिए तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आपके अगर यूनिवर्सिटी में आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, तो जो मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, जहाँ से मैं स्लाइड शुरू किया हूँ, वहाँ से आपको अभी तक कवर करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लिखो। आगे बात करते हैं भैया हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। बहुत ज़रूरी है बच्चे, अगर किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं ना, तो अगर किसी चीज़ को अगर बेस पकड़ के चल रहे हैं तो हमें सबसे पहले रूट्स पे बात करनी होगी। रूट्स कहाँ से शुरू हुए हैं, अगर हम रूट्स से लेके ब्रांचेस तक पढ़ रहे हैं तो हमारी एक्सपर्टीज़ होगी उसमें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन क्या था। सबसे पहले बात करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयुर्वेदा। बच्चे आयुर्वेदा के बारे में हम अपन फर्दर जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। आयुष के बारे में, आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिस्कवर हुआ है वो कहाँ से हुआ है, आयुर्वेदा से हुआ है। हाँ सर, आयुर्वेदा, वही चरक संहिता, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हुई हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा लिखे हुए हैं, आप इसको याद कर लेना। मैं एक बात तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारा कुछ याद करना है एज इट इज़, कि आपको ऐसा वही वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही लिख के आना है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। नहीं बच्चे, आपको जैसा आपके हिसाब से ठीक लगे। मैंने यही बोला कि ये नोट्स तो हैं ही, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी नोट्स प्रिपेयर करनी है, क्योंकि बच्चे जब लास्ट टाइम पे आप नोट्स रिवाइज कर रहे होते हो तो आपकी बनाई हुई नोट्स आपको किसी लिखी हुई बुक से कम नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं। 466 to 377 BC की बात करें, बिफोर क्राइस्ट की बात करें, तो वो हिप्पोक्रेट्स सर के नाम था और वो फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते थे। बच्चे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा हैं। आपको फर्दर इंटरव्यू तक भी आप बैठते हो तो आपको, और अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए PCI क्या होती है, कितने मेंबर होते हैं उसका, और फिर फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्या है, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे, जैसे कि फार्मेसी का फादर कौन है, मेडिसिन की फादर कौन कहे जाते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए सर। उसके बाद फिर एरिस्टोटल सर की बात करते हैं। एरिस्टोटल इज़ अ ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। इनने क्या किया था, एरिस्टोटल सर ने 384 से लेके 322 BC तक किया था। इनके बाद, मतलब हिप्पोक्रेट्स सर के बाद एरिस्टोटल सर आए थे। एरिस्टोटल को ही उसके बाद फिर एरिस्टोटल सर ने आए। उसके बाद फिर बात करते हैं 40 से 80 AD तक, एनो डोमिनो। बच्चे इन सर के नाम था, और ये भी उसमें सबसे आप पहले ग्रीक फिजिशियन, और इनने एक बुक लिखी थी मैटेरियल मेडिका। बच्चे मैटेरियल मेडिका, ये सारी चीज़ें जो आपके इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको स्टार मार्क करके, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मल्टी कलर पेन यूज़ करो। मल्टी कलर कैसा होता है सर, मल्टी कलर पेन बच्चे, आप एक पहले तो ग्लिटर पेन नहीं, ग्लिटर पेन तो अलग होता है, वो लड़कियों का काम है। आप क्या करो कि इंश्योर करो कि 2-3 पेन हो हमारे पास। ब्लू कलर ही है, ब्लू के कई वो आते हैं कि अलग अलग चलती हैं, उनकी टिप्स अलग अलग होती हैं, उस वजह से कुछ हाईलाइट जो टॉपिक होंगे उसको आप हाईलाइट करके लिखो। बच्चे यहाँ पे आके बात है, गैलन सर की बात करते हैं। गैलन सर फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। अब ये सारी चीज़ें, ये जो डाटा है वो आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में लिखोगे, क्योंकि वो भी एक फार्मेसी किया हुआ बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है। हाँ सर, कर रहा है। तो वो भी जब आपकी ये डाटा पढ़ेगा तो वो कॉपी एक अलग इम्पैक्ट डालेगी। हाँ सर, आगे बता दो। अब यहाँ पे ये जो 4 कंपोनेंट हैं, गैलन सर की मैंने बात की। गैलन सर क्या थे, आपको याद है क्या? गैलन सर क्या थे, कमेंट में बताओ। और गैलन सर क्या थे, फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। अब इन सर ने बताया, अकॉर्डिंग टू गैलन सर, बॉडी कंटेन्स 4 इंपॉर्टेंट लिक्विड, दैट इज ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेगम। बच्चे इन 4 को मिला के सर ने बोला कि ये जो 4 हैं वो इंपॉर्टेंट लिक्विड हैं, और इन्हीं के इम्बैलेंस से, मतलब कि अगर इसमें से मान लो कि येलो बाइल कम हो गया या ब्लड कम हो गया तो वो क्या होता है, डिसीज हो जाती है। हाँ सर, ये समझ में आ गया। और कलेक्टिवली इनको सबको सर ने बोला ह्यूमर। हाँ सर, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि गैलन सर आए थे और उन्होंने बोला कि ये 4 इंपॉर्टेंट लिक्विड होते हैं, और इसी के इम्बैलेंस के जब जैसे ही इम्बैलेंस होता है उसमें हमको डिसीज़ हो जाती है। एक चीज़ और आपको फैक्ट के लिए बता दूं बच्चे, हम डिसीज़ की बात करते हैं ना, डिस मतलब ये होता है ईज मतलब एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। सो नॉट एट ईज मतलब डिसीज़, समझ जाओगे आप आगे।
आगे बात करते हैं। सर ने बताया कि 4 जो इंपॉर्टेंट लिक्विड होते हैं उसको कलेक्टिवली कॉल्ड ह्यूमर। सर आगे बढ़ा दो। और उसके बाद ये जैसे ये सारे जो डाटा है, ये आपको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी किसको कहा जाता है? पैरासेल्सस सर को कहा जाता है फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। बच्चे ये सब चीज़ें आप, जैसे मैं अभी पीछे हट जाता हूँ, लेकिन ये सब जो भी डाटा मैं लिखा रहा हूँ इसको आप एज इट इज़ याद कर लो, एज इट इज़ लिख लो, फिर आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उसके बाद वहाँ पे आपको लिख के आना है। लैमेरी सर की बात करते हैं 1645 टू 1751। उसके बाद एक्सट्रैक्शन मेथड, सर ने क्या बताया? एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में बताया। एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है सर? कोई भी फूल हो गई, कोई भी हर्ब हो गई, उससे ड्रग का निकालना, उससे ड्रग को जो मतलब जो ड्रग होती है उसको बाहर निकाल लेना ही एक्सट्रैक्शन होता है। सर एक बार आप लिख लो अच्छे से। 1707 से 1778 इन सर के नाम था, और सर ने क्या किया था? क्लासिफाइड द प्लांट एंड इंट्रोड्यूस द बायनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी। बच्चे जो भी हम बायनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोलॉजी पढ़ते हैं, हाँ सर, जो भी पढ़ते हैं वो किसने लिखा था? इन सर ने लिखा था। ये डाटा आपको सारा कुछ, तो जैसे मैंने अभी 7 पॉइंट्स लिखाए हैं, आपको 7 पॉइंट्स ना याद हों, लेकिन एज इट इज आप कंफर्म करो कि आपको 6-5 तो याद ही हों और आप अपने यूनिवर्सिटी में लिख के आ रहे हो। हाँ सर, समझ में आ गया। अब हमने क्या पढ़ लिया था? अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। किसके? अभी इसके पहले किसकी हिस्ट्री पढ़े थे सर? इसके पहले हम हिस्ट्री पढ़े थे फार्मेसी प्रोफेशन की, कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान दिया। हाँ सर, हमें अभी तक यहाँ पे वीडियो ये क्लियर हो गई है कि फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ ये सारी चीजें, जो भी फादर मदर वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सर ने क्लियर करा दिया है। अभी हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। बच्चे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा, मतलब ये समझो कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में अगर नहीं जानते तो आप फार्मेसी के बारे में नहीं जानते, क्योंकि प्रोडक्शन एरिया ही आप नहीं जानते जहां दवाइयां बन रही हैं। आप दवाइयों की जानकारी रख रहे हैं, लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप कुछ नहीं जान रहे हैं। सो बच्चे यहाँ पे हम इसीलिए आपको डिजाइन ही किया गया है। मैं एक चीज कहूंगा, जिसके अंदर बच्चे पढ़ाई का कीड़ा जागेगा उसको पहले सिलेबस से प्यार करना पड़ेगा। सिलेबस कैसे प्यार करें भैया? सिलेबस खोलो और सिलेबस में देखो कि लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने जो लास्ट 2 वीडियो है मेरी, उसमें मैंने एक ही जोर डाला है, सिलेबस प्रिंट करा लो। मैं आपसे उम्मीद यही लेके बैठा हूँ कि आपका सिलेबस आपके टेबल पे होगा, और ये जो आप लैपटॉप मोबाइल जिसमें भी देख रहे हैं वो आप खुला होगा, और लैपटॉप भी जो सिलेबस है वो भी वहाँ पे होगा। सॉरी, आगे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं 1901 में। 1901 में क्या हुआ था? पहले तो आप इसको एक बार एज इट इज लिख लो, क्योंकि बहुत जरूरी है, ये डाटा सारे बहुत जरूरी हैं। हाँ सर, आप बता दो, मैं तो लिख ही लूंगा। सबसे पहले बेटा देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी कहो या इंडस्ट्री एक ही है। इसका नाम है बच्चे बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि 1901 में फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बच्चे जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे पहला कोर्स कहाँ हुआ था कमेंट में बताओ, लेकिन खैर वो BHU में हुआ था। किसने कराया था? ML श्रॉफ सर, जो अभी फादर ऑफ फार्मेसी कहे जाते हैं। हाँ सर, ये चीज़ें समझ में आ गई कि फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो थी वो थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। कहाँ खुली थी? कोलकाता में खुली थी, और प्रोफेसर थे एक PC रॉय सर ने खोला था। हाँ सर, ये चीज़ें समझ में आ गई, थोड़ा सा आप बता दो। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे 1907 की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलेम्बिक केमिकल। अभी तक ये राज कर रही है केमिकल वर्क्स, एलेम्बिक केमिकल वर्क्स उस समय आई थी, सेटअप इन बड़ौदा में हुई थी। बच्चे यहाँ पे 1922 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिया इंट्रोड्यूस हो गया था। ट्रीटमेंट ऑफ कोला अजर डिसीज, कोला अजर एक डिसीज थी, पैरासिटिक डिसीज थी। इसके ट्रीटमेंट में क्या हो गया था सर? इसके ट्रीटमेंट में, कोला अजर के ट्रीटमेंट में यूरिया इंट्रोड्यूस हो गई थी। 1922 की बात है। अब जैसे इसमें अगर मैं पढ़ता तो सारी चीज़ें तो ना याद कर पाता, तो 1901 तो याद ही कर लूंगा कि फर्स्ट फार्मास्यूटिकल हुई थी। 1907 भी याद कर सकता हूं कि एलेम्बिक, जो अभी भी राज कर रही कंपनी, वो एस्टेब्लिश हुई थी। 1922 को थोड़ा सा मैं भूल सकता था कि यूरिया है, कोला अजर थोड़ा सा इसको याद कर ले, पैरासिटिक डिसीज थी, इसके ट्रीटमेंट में यूरिया इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सर 1930 की बात करो, सेरा वैक्सीन एनेस्थेटिक्स लाइक ईथर क्लोरोफॉर्म बेस्ड ऑन कोल तार
डिस्टिलेशन प्रोडक्ट बिगेन इन कंट्री। बच्चे एनेस्थेटिक क्या होता है? एनेस्थेटिक क्या होता है बच्चे? जैसे मुझे ये उंगली में कोई स्टिचिंग करानी है, टाके लगवाने हैं आपकी भाषा में, तो यहाँ पे ऐसे तो मैं टाके लगवा नहीं लूँगा, नहीं लगवा पाओगे सर। सो उस केस में सबसे पहले मुझे दिया जाएगा लोकल एनेस्थेटिक। जैसे ही लोकल एनेस्थेटिक दिया जाएगा, मेरी यहाँ की सेंसेशन हो जाएंगी नम और स्टिचिंग हो जाएगी, उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक का काम खत्म हो जाता है। वो सारा खेल 1930 में शुरू हुआ था। एनेस्थेटिक ये भी याद कर लो बच्चे कि 1930 में एनेस्थेटिक और वैक्सीन आना शुरू हो गई थी। 1942 की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हुआ रजिस्टर्ड। मतलब क्या होना, 1942 की बात है बच्चे, 1942 की बात है। रिसर्च जैसे क्या होता है, जब फार्मेसी कॉलेजेस, अगर कॉलेजेस की बात करें और कॉलेजेस मार्केट में ज़्यादा होने लगते हैं, मतलब ज़्यादा कॉलेजेस खुलना शुरू हो जाते हैं, तो हो जाता है कंपटीशन। कंपटीशन के चक्कर में हमें वैल्यूज ऐड करनी होती है। यही यहाँ पे हुआ बच्चे, जब साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च वो होने लगी, तो मतलब एक रजिस्टर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर हो गई। उसके बाद हमें अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाना पड़ा। और उसके बाद 1954 की बात करें तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड सेटअप हो गई। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक स्पेसिफिक पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। ये हिंदुस्तान भारत, ये हिंदुस्तान 1954 की बात करते हैं। 1954 में क्या हो गया, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड आ गई और इसने क्या किया, हमारे देश में एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। एंटीबायोटिक कैसी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में आपने 12th में पढ़ा होगा कि सेरेंडिपिटी थी, डिस्कवरी बाय चांस थी। हाँ सर, ये पढ़ा था हमने कि पेनिसिलिन एक सेरेंडिपिटी थी, डिस्कवरी बाय चांस थी। और हिंदुस्तान जो एंटीबायोटिक लिमिटेड है, उसने स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था। यहाँ पे नीचे बात करते हैं बच्चे 1980 और 1990 की, कि मेनी नंबर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर सेटअप। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे ही आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, आप वैल्यूज ऐड करना शुरू होगे बच्चे। जैसे ही स्कोप आप देखोगे, जैसे यहाँ पे सब कुछ चला, अब इनने देखा सबने स्कोप, तो 1980 से 1990 तक बहुत सारी मल्टीपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भारत में आ गई और काम करने लगी। और बेटा ये मैं, आप पहले एक बार इसको लिख लो, और जैसे ही लिख लो फिर मैं इसको इरेज करता हूं। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया है। हाँ सर, आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और है, गोल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सबसे बच्चे ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम फार्मा कर रहे हैं तो फार्मा का गोल क्या है, गोल क्लियर होगा तो आपके जो विजन है वो बहुत क्लियर होंगे। बच्चे यहाँ पे 21st सेंचुरी की बात करते हैं। 21st सेंचुरी में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का गोल क्या है? टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सबको मिले, फॉर ऑल एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। सर हाँ, अभी क्या होता है, पहले के टाइम पे कैंसर की दवाइयाँ 3 से 3.5 हज़ार रुपए की आती थी। अभी क्या हो गया, पेटेंट खत्म हो गया है। सो अभी जो मेन मोटिव है इनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का ये है कि सबको दवाइयाँ मिले, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सबको मिले, मतलब बच्चे की सबको मिले। और उसके बाद कैसे मिले? अफोर्डेबल कॉस्ट में मिले, ऐसा मिले कि सब ले पाएँ। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि किसी चीज़ का ट्रीटमेंट आया भी और वो 10, 15, 20 लाख रुपए का है और उसको आम आदमी करा ही नहीं पा रहा है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हमने बात कर ली, हिस्ट्री की बात कर ली कि कैसे कैसे एलेम्बिक आया, बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल्स आए और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स आया, इन सब की मैंने बात कर ली। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चे की जो अभी के सिनेरियो में टॉप जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं मार्केट में, वो कौन कौन सी हैं बच्चे? सिप्ला है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है और बहुत सारी, मतलब ऐसे कि यहाँ पे ये बोर्ड में लिखने पे आ जाऊँ तो ये बोर्ड भर जाएगा, क्योंकि छोटी बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोई रॉ मटेरियल बना रही हैं, कोई पैकेजिंग कर रही हैं। इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये टॉप जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो है सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी। बच्चे हाँ, ये जो आप कोर्स कर रहे हो इसके बाद यहाँ पे आपके प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होंगे जैसे आप पढ़ रहे हो अभी। पढ़ना पड़ेगा, जम के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्टीज देखते हैं, आप में वो जुनून होना चाहिए कि आप वहाँ पे काम कर पाओ। अभी की बात करते हैं बच्चे, कोर्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री के बाद अभी आप देख रहे हो यहाँ पे टॉपिक डला हुआ है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ फार्मा इंडस्ट्रीज। अभी का सिनेरियो डला हुआ है, आगे मैं बता रहा हूँ स्लाइड्स में क्या है, स्कोप है, मतलब आगे फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो बच्चे ये जो टॉपिक है ये प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। अभी का क्या खेल है भैया ये बता दो। टुडे इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट
लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इन फार्मास्यूटिकल फील्ड। बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के दौर में जहाँ पे इंडिया को उस समय दवाइयाँ नहीं मिल पाती थी, वर्ल्ड वार के टाइम पे बच्चे जैसे पेनिसिलिन और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ने काफ़ी जान बचाई थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे दवाइयाँ नहीं बन पाती थी। इस वजह से आप यहाँ पे देखो कि आज का जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि इंडिया सब और जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनसे एडवांस हो चुका है। हाँ सर, ये चीज़ें समझ में आ गई। इंडिया इज कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 70%, बहुत बड़ा डाटा है सर, 70% ऑफ बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट्स। जहाँ पे इंडिया डिपेंडेंट होता था, आज जो पहले किसी पे डिपेंडेंट होता था कि हमें वो बल्क ड्रग देगा, आज इंडिया वहाँ पे इंडिपेंडेंट है। जैसे हमें आज़ादी मिली है वैसे ही फार्मास्यूटिकल फील्ड को भी आज़ादी मिल गई, क्योंकि 70% जो है बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट्स इंडिया खुद पूरी करती है। हाँ सर, समझ में आ गया। एक और चीज़ जो डाटा है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, वो है सिटीज़ लाइक मुंबई, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। दीज सिटीज़ आर नोन एज फार्मास्यूटिकल हब इन इंडिया। आप अपने सीनियर्स को देखोगे कि हब की बात क्या होती है बच्चे। जैसा कि हमारे चैनल है जंक्शन, यहाँ पे लिखा आएगा, आप अगर देखोगे वीडियो देख रहे होगे तो शायद यहाँ पे आ रहा होगा एक लोगो, उसमें देखोगे जंक्शन क्या होता है बच्चे, एक हब होता है। हब में क्या होता है, कई सारी ट्रेन्स आके रुकती हैं। वैसा ही यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल हब है, मतलब हब क्या होता है, जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज आके स्टेब्लिश हो जाएं और वहाँ पे उस सिटी को एक्सप्लोर कराएं, मतलब वो जो अपने जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ है उसको एक्सप्लोर करें, वहाँ पे अपनी जो एरिया है उसको एक्सपांड करें। वहाँ पे नाम आता है मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद का। ये 3 सिटीज़ जो हैं, हाँ सर, ये जो 3 सिटीज़ हैं वो फार्मास्यूटिकल हब कहलाती हैं। आगे बढ़ा दो सर। मैंने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। बच्चे फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आने से ही जो सारी चीज़ें हैं, जो सेफ्टी है, जो सीक्वेंस है, जो ट्रेंड चलता आ रहा है, वो रेगुलेट हो पाया है। हाँ सर, अब फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं 1922 की। कोलकाता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रिलीज्ड विथ चेंज्ड इट्स नेम टू बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन इन 1926। बच्चे ये याद करना है आपको कि 1920 में तो आया क्या नाम से, कोलकाता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। अब इसमें होता क्या हो रहा होगा भैया कि केमिस्ट और केमिस्ट और ड्रगिस्ट मतलब स्टॉकिस्ट, इन सब की बात होती थी इसमें, और यहाँ पे जो भी नॉर्म्स होते थे, जो भी नॉर्म्स पे चल रहा चीज़ें होती हैं, उसको ये इंश्योर करते थे। हाँ सर, उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया था बंगाल केमिकल एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन इन 1926। हाँ सर, ये आगे समझ में आ गया। 1923 की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बन गया था। एसोसिएशन क्या होता है बच्चे? एसोसिएशन ये होता है जब मेरे जैसे कुछ और एजुकेटर्स आके मिल जाएं और ये आवाज़ उठाएं कि फार्मेसी में जो भी चीज़ें अभी गलत चल रही हैं वो सही हो जाएं, वो एक एसोसिएशन बन जाएगा, मेंटोर्स का एसोसिएशन बन जाएगा। मैं अभी रिसेंट जब कहीं से जाता हूँ तो उसमें ऑटो में लिखा होता है ऑटो एसोसिएशन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारी चीज़ें। खैर, ये एसोसिएशन का बात होता है मतलब बच्चे एकता, जहाँ पे 10-15 लोग खड़े हो जाएं या 100 लोग खड़े हो जाएं और अपनी आवाज़ को बुलंदी से बोल पाएं, वो एसोसिएशन होता है। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। 1930 की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, मतलब DEC आ गया था, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। मतलब अब फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता था। क्या होगा आप सर? होगा ये कि अब जो ड्रग है वो इंक्वायर तरीके से, अब ड्रग की इंक्वायरी होगी और उसके लिए एक सेपरेट जो कमेटी है वो बन चुकी है। 1930 याद कर लेना बच्चे, इसको आप जैसा आपको सीक्वेंस सही लगे +3 कर लेना, उसके बाद +7 कर लेना, मतलब आपके हिसाब से जैसा आपको सही लगे कि 1920 के बाद 1923, 1930 कमेटी की ये समझ में आ गया कि जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी वो चोपड़ा कमेटी ने बनाया था। ये थोड़ा सा ये डाटा आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। हाँ सर, 1935 की बात करते हैं, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड प्रोविंस, ये भी आ गया था फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का। UPPA इसको कहते थे, रजिस्टर्ड इन दिसंबर, बट द नेम UPPA was soon replaced with इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। बच्चे, मैंने हिस्ट्री की बात की तो सबसे पहले नाम क्या आया और नाम के बाद क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने डिटेल सबको लिख दिया है। अब यहाँ पे आप समझो कि 1935 में हुआ क्या। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑल्सो नोन एज UPPA, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन लॉन्च हुआ, आया
किसके लिए? दिसंबर में रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद फिर जल्दी ही इसका नाम चेंज होके इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हो गया। अब इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में बच्चे क्या हो गया कि तब फिर सब आने लगे, मतलब जो और छोटे छोटे एसोसिएशन थे वो सब मिल गए और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन और बड़ा हो गया। सर आगे बता दो। 1946 की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया बन गया, APTI कहते हैं बच्चे उसको। समझ में आ गया कि 1946 में एसोसिएशन किसका आ गया था? फार्मास्यूटिकल टीचर्स एसोसिएशन बन गया था, फार्मास्यूटिकल टीचर्स। मैंने बोला मेरे जैसे और एजुकेटर्स अगर मिल जाएंगे और फार्मेसी एजुकेशन में जो भी ग्लिच है, जो भी कमियां हैं उस पर बात करेंगे, तो वो ऐसे एक एसोसिएशन को बच्चे हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स, मतलब एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स इन इंडिया। हाँ सर, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बताओ। आगे ऐसा है कि 1948 की बात करते हैं सर। 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी लॉन्च हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूट बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूटेड हो गई थी, मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल मतलब एक जो भी फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए जो भी स्टैंडर्ड थे वो सेट हो गए थे। कहाँ पे? यहाँ पे 1948 में। बच्चे वही मैं कह रहा हूँ, इसको 1947 के तौर पे याद कर लेना, इसको 1948 मतलब एक साल इसको माइनस करना है, इसको एक साल प्लस करना है। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि फार्मेसी जो फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया क्या है ये आगे वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड बुक होती हैं ये फार्मेसी एजुकेशंस के लिए, फार्मेसी प्रैक्टिसेस के लिए और ड्रग डिस्कवरी के लिए। 1949 की बात करते हैं सर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो गया था। वही PCI जिसकी मैंने पहले बात की थी कि PCI के मेंबर्स होते हैं और PCI रेगुलेट कराती है फार्मेसी एजुकेशन को, फार्मेसी प्रैक्टिस को, हेल्थ केयर को। सो वही 1949 में इस्टेब्लिश हो गई थी। हाँ सर, आगे बता दो। मैंने कि जैसा पहले भी बताया बच्चे कि कोर्स ही आपका ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि पहले आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पहले फिर उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो पढ़ोगे और अभी आप फ्यूचर एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हो, क्योंकि ये आप एक तरह से देखो तो फ्यूचर ही है। स्कोप की बात कर रहे हैं। स्कोप में क्या होता है, फार्मेसी का स्कोप अगर बात करें, हाँ सर फार्मेसी के स्कोप की बात करो, जब भी हम बन जाते हैं, जब भी हमारा कोर्स खत्म होता है, वी आर नोन एज फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट इज ऑल्सो नोन एज ड्रग एक्सपर्ट। बहुत कम लोगों को पता है, और कहते हैं ड्रग मैन भी कहते हैं, हमें ड्रग मैन भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। ड्रग एक्सपर्ट कहे जाते हैं हम, ड्रग मैन कहे जाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है वो फार्मासिस्ट। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, स्कोप में होता ही यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे हमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है प्रैक्टिस और दूसरा होता है अदर, तीसरा आता है इंडस्ट्री। हाँ सर, ये चीज़ समझ में आ गई। इसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर देंगे। हाँ सर, ये समझ में आ गया। आगे एक एक पे बात करते हैं, एक एक पे डिटेल बात करेंगे। थोड़ा सा मैं 1 मिनट बेटा, चलो ठीक है। अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे अगर वेट अ मिनट सॉरी। हाँ सर, यहाँ पे आप बात कर रहे थे फार्मेसी प्रैक्टिस की। फार्मेसी प्रैक्टिस में कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, हाँ सर बन सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, वेटनरी फार्मेसी भी आप रन करा सकते हो। ये 4 चीज़ें आ गई प्रैक्टिस के उसमें। कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी होगी उसको आप रन करा रहे होगे, उसमें फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट आपका रोल होगा। हॉस्पिटल में बच्चे जैसा कि आपने देखा होगा, हॉस्पिटल्स में होती है फार्मेसी, वहाँ पे आप अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हो और प्रिस्क्रिप्शन की वो दवाएं डिस्पेंस करके आपको देते हैं, वो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होते हैं, जो भी नई ड्रग्स होती हैं उसके एप्लीकेशंस में, उसके ट्रायल्स में जो काम आता है वो है क्लिनिकल ट्रायल, और यहाँ पे जो काम आते हैं वो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। बच्चे आगे बात करते हैं वेटनरी फार्मासिस्ट। आपको जैसा एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उसमें आपके काम आते हैं, जैसे एनिमल्स की जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें ये सब खेल होता है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट बच्चे, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जो दूसरा है अदर्स में बात करेंगे बच्चे। अदर्स में अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट बच्चे, अदर्स में अगर बात करते हैं तो अदर्स में क्या होता है, पहला तो एकेडमिक्स होता है, दूसरा क्लिनिकल रिसर्च होता है, तीसरा रेगुलेटरी होता है। बच्चे एकेडमिक्स की बात करें तो पहला तो आप टीचिंग में जा सकते हो, दूसरा है रिसर्च में जा सकते हो। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में पर्टिकुलर कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें इतने सारे ये सारी जो मार्केट होते हैं, ये सारे इतने डाइवर्स चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस, तीसरा होता है R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, पैकेजिंग होता है, रेगुलेटरी होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग होता है। सब पे मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लो। प्रोडक्शन वो एरिया
होता है जहाँ पे दवाइयाँ बन रही होती हैं। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि प्रोडक्शन वो एरिया होता है जहाँ पे दवाइयाँ बन रही होती हैं, रॉ मटेरियल से दवाइयाँ बन रही होती हैं। क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, हाँ सर, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है जरा सा बताओ। क्वालिटी अश्योर करते हैं, जो दवाइयाँ बन रही हैं वो सही क्वालिटीज़ की हैं, फार्माकोपे स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं कि नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो नई ड्रग की रिसर्च एंड डिस्कवरी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला ये जो ट्रेनिंग वो होता है, इसमें होता है बल्क डोज और एक फार्मुलेशंस की बात होती है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो इसमें क्वालिटी चेक करते हैं हम। पैकेजिंग की आपको सबको पता है, यहाँ पैकिंग होती है। रेगुलेटरीज में रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ के बारे में नॉर्म्स चेक करते हैं। और सेल्स एंड मार्केटिंग तो आप सबको पता है, सेल्स और मार्केटिंग की यही जॉब होती है बच्चे, MR की जॉब। आगे बढ़ते हैं, स्कोप्स की बात हो गई, एक और स्लाइड होगी स्कोप की। कैरियर ऑप्शंस आफ्टर फार्मेसी कोर्स, ये जरा सा थोड़ा सा मैंने क्रिएटिव बनाने के लिए इस वजह से ये स्लाइड ऐड की है। सबसे बच्चे तो पहले हम बन जाते हैं फार्मासिस्ट। हाँ सर, ये बन जाते हैं हम फार्मासिस्ट। दूसरा क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल एंड रिसर्च एसोसिएट बन जाते हैं। बच्चे कोई भी जो ड्रग होती है वो हम ही डिस्कवर करते हैं, इस वजह से हम क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएशन में काम कर सकते हैं। फूड एंड कॉस्मेटिक जो भी फूड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, डेवलपमेंट साइंटिस्ट बन सकते हैं अपन। फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मतलब ड्रग के एक्शन और साइड इफ़ेक्ट और इन सब की पढ़ाई कर सकते हैं। और हम सब का चहेता बच्चे ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए आप चेस करना। ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मल्टीपल। और ये है एक फार्मासिस्ट, लेडी फार्मासिस्ट, क्योंकि बच्चे ये लेडी है, लेडी फार्मासिस्ट है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है बच्चे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए। और मेक श्योर करना कि आप अगली वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। आपको जो भी डाउट आते हैं वो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करो, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। जो भी आपको दिक्कत हो और जैसी भी हो, आप सबसे पहले इंस्टाग्राम का पेज है हमारा, इंस्टाग्राम का पेज कुछ ऐसा है @pharmajunction.ig, इसमें आप बच्चे हमें फॉलो कर लो। यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आती हैं और आपके जो भी क्यूरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप यहाँ हमसे पिन कर सकते हो। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।